हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी। आज हम हायरार्की का पार्ट थर्ड करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सेक्शन 16 से सेक्शन 20 की बात करेंगे। लेकिन अगर आपने मेरे हायरार्की का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो मैं आपको कहूँगी पहले आप वो पार्ट देखिए, क्योंकि अगर हम पार्ट थर्ड आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की बहुत सारी ऐसी जो टर्म्स हैं वो रिपीट हुई हैं। तो अगर आप पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखेंगे तो आपको पार्ट थर्ड भी अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 16 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सेक्शन 16 क्या बात करता है? सेक्शन 16 बात करता है कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की। अब इससे पहले हम थोड़ा सा अगर ओवरव्यू लें तो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया होते हैं, हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में एक पैरेलल सेटअप चलता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, मतलब एक समान सेटअप चलता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। उसी के बारे में हमारा जो क्लॉज 1 है वो बात करता है। ये क्या बात करता है कि हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में क्या होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट है कंसल्टेशन कर हाई कोर्ट से स्टैब्लिश करेगी एज मैनी एज कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। मतलब कंसल्ट करके हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करके हाई कोर्ट से एज मैनी एज कोर्ट स्टैब्लिश करेंगी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की, सच प्लेसेस में या फिर सच नंबर पे जो स्पेसिफाई किया गया है बाय हाई कोर्ट। अब इसका क्लॉज 2 क्या बात करता है? वो बात करता है कि जो प्रेसिडिंग ऑफिसर्स होंगे उन कोर्ट्स के, वो अपॉइंट किए जाएंगे हाई कोर्ट के द्वारा। एंड इसका क्लॉज 3 बात करता है जो ज्यूरिसडिक्शन होगी और जो पावर होगी इन एरियाज की, वो एक्सटेंड होगी थ्रू आउट द मेट्रोपॉलिटन एरिया के, मतलब उनकी ज्यूरिसडिक्शन और पावर एक्सटेंड करेगी थ्रू आउट द मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब अगर हम सेक्शन 17 की बात करेंगे तो भी सिमिलरली अपॉइंट हुआ है सेक्शन 17 के अंदर भी। सेक्शन 17 क्या बात करता है? सेक्शन 17 बात करता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की। इसका क्लॉज 1 क्या बात करता है? इसका क्लॉज 1 ये बोलता है कि हाई कोर्ट इन रिलेशन टू एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया, मतलब हाई कोर्ट रिलेशन में मेट्रोपॉलिटन एरिया के अपॉइंट कर सकता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या करेगा? वो बनेगा टू बी द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फॉर सच मेट्रोपॉलिटन एरिया। मतलब हाई कोर्ट एक मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकती है, और वो मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट होगा वो होगा चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट उस सच मेट्रोपॉलिटन एरिया का। क्लॉज 2 क्या बात करता है? इसका क्लॉज 2 ये बात करता है कि हाई कोर्ट जो है वो अपॉइंट कर सकती है किसी भी मजिस्ट्रेट को टू बी द एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और उस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास क्या होगी? उसके पास वो सारी पावर होगी जो किसी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास होगी। इसके बाद हमारा जो है वो आता है सेक्शन 18। सेक्शन 18 जो है, अगर मैं उसका आपको ओवरव्यू दूं तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो सेक्शन 13 है और सेक्शन 18 है उसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। मैंने सेक्शन 13 की बात की है अपनी प्रीवियस वीडियो में, जो थी अबाउट सेक्शन अपना 11 से 15 की, मैंने उसमें उसकी बात की है। तो जो सेक्शन 13 है जो बात करता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, और जो सेक्शन 18 है जो बात करता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में काफ़ी सिमिलैरिटी है। बस जो हमारा क्लॉज 3 है सेक्शन 18 का वो थोड़ा डिफरेंट है, वरना का मतलब बस जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वर्ड है वही सिर्फ अलग है, वरना जो क्लॉजेस 1 है और क्लॉज 2 है वो सेम ही है। तो जो क्लॉज 1 है सेक्शन 18 का वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट की जाती है स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या करने के लिए, कि जो हाई कोर्ट है वो कन्फर करे पावर किसकी? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की। किसके ऊपर? उस पर्सन के ऊपर जिसने कोई पोस्ट होल्ड कर रखी है गवर्नमेंट के अंदर, उसको
जो मेंशन है इस कोड के अंदर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर केस और पर्टिकुलर केसेस, वो चाहे तो वो क्या कर सकता है, वो उस पावर को कन्फर कर सकता है उस पर्सन पर जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल पर्सन है, जो गवर्नमेंट के अंदर वर्क करता है, उस पर्सन को वो क्या कर सकती है, वो उस पर्सन को कन्फर कर सकते हैं पावर। कौन कर सकता है कन्फर पावर? हाई कोर्ट कन्फर कर सकती है पावर फॉर पर्टिकुलर केस, वो पर्टिकुलर केस के लिए भी हो सकती है और पर्टिकुलर केसेस के लिए भी हो सकती है। अगर हम इसका प्रोवाइजो पढ़े तो वो क्या बोलता है, ये सेम बात करता है जो हमने 13 के अंदर पढ़ी थी, लेकिन उस पर्सन के लिए, जिस पर्सन को ये पावर कन्फर की जा रही है, उसके पास या तो कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल अफेयर्स का, जिस तरीके से, या तो जिस तरीके से हाई कोर्ट ने स्पेसिफाई किया उसके अकॉर्डिंगली, तभी उस पर्सन को क्या दी जाएगी, तभी उस पर्सन को पावर कन्फर की जाएगी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की। अगर अब हम क्लॉज 2 की बात करें तो हमारे जो क्लॉज 2 है वो बात करती है, क्या बात करता है, वो बात करता है कि जो ये मजिस्ट्रेट होंगे, जो क्लॉज 1 के अंदर और प्रोवाइजो के अंदर ही जो कोई बात की गई है उसके अंदर जो बनेंगे, उनको क्या बोलेंगे, उन मजिस्ट्रेट को बोलेंगे कि उनको स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोला जाएगा, और वो अपॉइंट होंगे, वो एक बार में बस अपॉइंट होंगे फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग टू 1 ईयर, 1 ईयर के लिए बस अपॉइंट होंगे, और जिस तरीके से हाई कोर्ट स्पेसिफाई करेगा उसके अकॉर्डिंगली। अब हम बात करते हैं हमारे क्लॉज 3 की, जो सब्सटीट्यूट किया गया है बाय एक्ट 45 ऑफ 1978 के द्वारा। तो क्लॉज 3 क्या बात करता है, क्लॉज 3 बोलता है कि जो हाई कोर्ट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, किसी भी केस में क्या कर सकती है, वो एम्पावर कर सकती है, वो पावर दे सकती है किसी भी स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को। किसकी पावर दे सकती है, ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, किसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को पावर एक्सरसाइज करने के लिए दे सकती है। किसकी पावर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर आउटसाइड द मेट्रोपॉलिटन एरिया, जिससे वो क्या कर सके, वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सके आउटसाइड द मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब हम आ गए सेक्शन 19 के ऊपर। सेक्शन 19 क्या बात करता है, सेक्शन 19 बात करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। हमने पिछले सेक्शंस में भी पढ़ा था कि सबऑर्डिनेशन क्या होता है। सबऑर्डिनेशन की बात करता है कि हमारा जो सेक्शन 15 है उसके अंदर भी हमने सबऑर्डिनेशन की बात की थी। तो हमारा जो सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है अधीन, कि किसके अधीन काम करेंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो इसका क्लॉज 1 ये होता है कि जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है या फिर जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है और एवरी एडिशनल चीफ जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो सब ऑर्डिनेट होंगे सेशन जज के, मतलब वो अधीन काम करेंगे किसके, सेशन जज के, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और इसका क्लॉज 2 क्या बात कर और क्या बात करता है इस ये जो हमारा क्लॉज 1 है उसके अंदर, कि जो एवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल बी इन जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज, मतलब कंट्रोल में होंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किसके, सेशन जज के। अब क्लॉज 2 क्या बात करता है, क्लॉज 2 बात करता है फॉर द पर्पसेस ऑफ द कोर्ट, इस कोर्ट के पर्पस के लिए जो हाई कोर्ट है वो डिफाइन कर सकता है एक्सटेंड ऑफ सब ऑर्डिनेशन, कि भाई कितने एक्सटेंड तक सब ऑर्डिनेट कर सकता है हमारा सेशन जज, उसके बारे में बता सकते हैं अंडर हमारा जो क्लॉज 2 है उसके अंदर। अब हमारा क्लॉज 3 क्या बात करता है, हमारा क्लॉज 3 बोलता है कि जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है टाइम टू टाइम क्या कर सकता है, टाइम टू टाइम रूल्स बना सकता है या फिर स्पेशल ऑर्डर बना सकता है कंसिस्टेंट विद दिस कोर्ट, मतलब इस कोर्ट के कंसिस्टेंट में वो क्या कर सकता है, टाइम टू टाइम रूल बनाएगा और स्पेशल ऑर्डर बनाएगा। कौन, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, जैसे कि हम बात करेंगे, जब हम बात करेंगे कोर्ट के बाद जो ये पार्ट है वो क्या बात कर रहा है, इसका सेकंड पार्ट ये बात कर रहा है और क्या करेंगे ये चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस करेंगे। क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस करेंगे, किन के बीच में, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस करेंगे। एंड थर्ड क्या बात कर रहा है कि एलोकेशन ऑफ बिजनेस करेंगे, किसके बीच में, एडिशन हमारा जो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उनके अंदर। 3 चीजें बात की गई हैं। पहले तो बोला गया है कि भाई टाइम टू टाइम रूल्स बनाएंगे,
ठीक है, कौन बनाएगा? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बनाएगा। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस करेगा, किसके लिए? किसके अमंग? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अमंग। फिर इसके बाद थर्ड क्या बोला गया? थर्ड बोला गया कि एलोकेशन ऑफ बिजनेस करेगा टू एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे सेक्शन 20 पे। सेक्शन 20 बात करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। अब मैं अगर आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करूं तो हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो मैजिस्ट्रियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जो उनको कौन अलॉट करता है? अलॉट करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव अलॉट करते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही एसेंशियल हो जाता है इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, जिससे क्या हो सके? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी हो सके एग्जीक्यूटिव से। तो वो क्या हुआ? ये बहुत एसेंशियल हो जाता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव हो जाए। अब जैसे कि मैंने आपको सेक्शन 6 में भी बात की थी कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनको एक सेपरेट कैटेगरी दी हुई है, जिससे क्या हो सके? एक सेपरेशन हो सके जुडिशरी का फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जिसके लिए मैं आपको केस भी बताया था कि इसका नाम था मम्मू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1980। अगर आप मेरी पार्ट फर्स्ट देखेंगे उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। मैंने सेक्शन 6 को एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में। अब इसका क्लॉज 1 क्या बात करता है? क्लॉज 1 ये बोलता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में और हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर सकती है एज मैनी पर्सन्स, मतलब जितने पर्सन्स लगते हैं स्टेट गवर्नमेंट को वो अपॉइंट कर सकती हैं टू बी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के थ्रू उन्हें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पोस्ट पे उन्हें क्या कर सकती है? उनको अपॉइंट कर सकती है। और क्या अपॉइंट कर सकती है? और अपॉइंट कर सकती है उनमें से एक पर्सन को टू बी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं उनमें से एक पर्सन को। अब इसके बाद क्या बात कर रहा है? इसके बाद हमारा जो क्लॉज 2 है, क्लॉज 2 के अंदर जो हमारा है पार्ट, हमारा जो ये पार्ट है कहाँ ये सच, जो वर्ड सच है ये हमारा अंडर क्लॉज 2 जो है वो सब्सटीट्यूट किया गया है बाय एक्ट 45 ऑफ 1978। और जो ये हमारा वर्ड है एज मे बी डायरेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, उसको भी इंसर्ट किया गया है बाय एक्ट 45 ऑफ 1978 के थ्रू। अब हम बात करेंगे हमारा ये जो क्लॉज 2 है उसकी। इसके अंदर क्या बोला गया है? इसके अंदर बोला गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर सकती है एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को टू बी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकती है टू बी एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और उसके पास वो सारी पावर्स होंगी जो किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होती है, जिस तरीके से उसे डायरेक्ट किया जाएगा बाय स्टेट गवर्नमेंट। मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पहले अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट और उसको फिर वो क्या कर सकती है? वो उसको बना सकती है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसके पास वो सारी पावर होंगी जो किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होती है। क्लॉज 3 क्या बात करता है? क्लॉज 3 बात करता है इन कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब अगर कोई ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जहाँ पे जो ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वो वैकेंट है, किसी ऐसी सिचुएशन में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस है वो वैकेंट है, तो जो एनी ऑफिसर, कोई भी वो ऑफिसर को क्या करेगी? वो ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है जो क्या करेगा? जो टेम्पररी क्या करेगा? एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को देखेगा। और उस पर्सन के पास या फिर उस ऑफिसर के पास क्या होगी? वो सारी पावर होगी जो किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर्स होती हैं जो मेंशन है अंडर दिस कोड के। तो ये हमारा हो गया क्लॉज 3। अब हमारा क्लॉज 4 क्या बात करता है? क्लॉज 4 क्या बोलता है? वो फर्दर बात करता है और वो ये बोलता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है? वो प्लेस कर सकती है किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन चार्ज ऑफ सब डिवीजन, मतलब चार्ज दे सकती है किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को किसी सब डिवीजन का। और उस मजिस्ट्रेट को क्या बोला जाएगा? उस सच मजिस्ट्रेट को बोला जाएगा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? स्टेट गवर्नमेंट प्लेस करेगी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को किसका चार्ज? एक सब डिवीजन का चार्ज। और वो जो मजिस्ट्रेट होगा उसको बाद में क्या कॉल किया जाएगा? उसे कॉल किया जाएगा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट।
अब हमारा जो ये इसके अंदर है 4A जो है हमारा वो क्या हुआ है, वो इनकॉर्पोरेटेड हुआ है बाय CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2005। आपके पास बेयर एक्ट होगी तो आप देख सकते हैं उसके अंदर। तो हमारा 4A जो है क्लॉज वो क्या बात करता है, वो बात करता है कि जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है वो जनरल या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू कंट्रोल कर सकती है या फिर डायरेक्शन इम्पोज कर सकती है या फिर क्या कर सकती है, डेलीगेट कर सकती है अपनी पावर अंडर सबसेक्शन 4 किसको, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट जनरल या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है, इम्पोज कर सकती है, डेलीगेट कर सकती है अपनी पावर सब क्लॉज सबसेक्शन 4 के अंदर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। अब हम क्लॉज 5 की बात करें तो ये क्या बोलता है, ये बेसिकली अगर मैं इसको आपको मैं बताऊं आपको डिटेल में इसकी क्या बेसिकली बोलना चाह रहा है, तो कुछ स्टेट होते हैं खासकर मेट्रोपॉलिटन एरिया होते हैं जहां पर क्या होती है, ये जो प्रैक्टिस ऑफ कन्फरिंग है, मतलब जो कन्फर की जाती है पावर किसको, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, खासकर मेट्रोपॉलिटन एरियाज में ये होता है। तो क्या होता है, उनको जो वो कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं उनको थोड़ी कुछ मैजिस्ट्रियल पावर्स दी जाती हैं, मैजिस्ट्रियल पावर्स दी जाती है जो कौन से नेचर की होती है, जो एग्जीक्यूटिव नेचर की होती है। अब इसके लिए क्या मैं आपको इसके रिगार्डिंग जो सेक्शन 20 के रिगार्डिंग मैं फिर आपको एक केस बताती हूँ जिसका नाम है AN रॉय वर्सेस सुरेश श्याम सिंह। तो इस केस के अंदर क्या हुआ था, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है हैज पावर टू अपॉइंट द कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ बिरहान मुंबई, कि जो स्टेट है जो हमारी स्टेट है उसके पास पावर है कि वो कमिश्नर ऑफ पुलिस को, जो कि कौन से कमिश्नर ऑफ पुलिस को, बिरहान मुंबई जो हमारा है वो आता है हमारा प्रेसिडेंसी जो हमारे टाउन है उनके अंदर, तो विच इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया जैसे कि मैंने आपको बताया, एज एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के थ्रू उसको क्या करेगी, उसको अपॉइंट कर सकती है और उसको क्या उसको मतलब उसको अपॉइंट कर सकती है और उसे फर्दर क्या करेगी, उसे वो फर्दर अपॉइंट करेगी, मतलब उसे क्या कर सकती है, उसे डेलीगेट कर सकती है पावर और उसको फर्दर अपॉइंट करेगी एज एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसको क्या करेगी, उसको अपॉइंट करेगी जिसके पास वो सारी पावर होंगी जो किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास होती है। तो आज हमने अपना सेक्शन 20 तक कवर कर लिया है, 16 to 20। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना वो ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो आप लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें। एंड थैंक यू।